हेलो फ्रेंड्स, आज हमारा सेट नंबर है 7 सीडीपी पेपर फर्स्ट, जिसमें हम 2015 का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे। 2015 में हमारे दो बार पेपर हुआ था सीटेट का। तो हमारा ये सेकंड पेपर है जो सेकंड बार में हुआ था हमारा, इसको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, नाउ स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। हम जो हमारी पहले वाली क्लास थी, सेट जो हमारा 6 था, उसमें जो पेपर था वो हमारा 22 फरवरी को हुआ था 2015 में। लेकिन इसी ईयर में ये वाला हमारा 20 सितंबर में हमारा एग्ज़ाम हुआ था प्राइमरी स्तर पर क्लास 1st to 5th के लिए, जिसमें हम आज सीडीपी का पेपर सॉल्व करेंगे। ठीक है, जिसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आता है, शैशवावस्था की अवधि शैशवा काल की अवधि है। शैशवा काल बहुत इजी और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है और आपका स्टार्टिंग के चैप्टर्स में से ही है ये। जन्म से 1 वर्ष, जन्म से 3 वर्ष, जन्म से 2 वर्ष और या फिर 2 से 3 वर्ष। तो शैशवा काल की जो आपकी अवधि होती है वो होती है आपकी, करेक्ट आंसर इसका बी ऑप्शन होगा, जन्म से 2 वर्ष। ठीक है, यहाँ पे देखो कि शैशवा काल की अवधि 0 से 2 वर्ष तक होती है और इस अवस्था में बालक मानसिक क्षमता का विकास हो जाता है और मानसिक विकास की पूर्व अवस्था इसको हम कहते हैं। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन आता है हमारा, पियाजे के अनुसार 2 से 7 वर्ष के बीच का एक बच्चा संज्ञानात्मक विकास की अवस्था में है डैश। कौन सा आएगा इसके अंदर? पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक, औपचारिक या संवेदी गतिक। पियाजे की कितनी है संज्ञानात्मक विकास की? 4 अवस्थाएं हैं। तो 2 से 7 वर्ष की अवस्था किसके अंतर्गत आती है? तो करेक्ट आंसर इसका होगा ए ऑप्शन, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है, यहाँ देखो, यहाँ आपको क्लियर हो जाएगा। आपका जो आपका 0 से 2 वर्ष की होती है वो होती है संवेदीगात्मक। 2 से 7 वर्ष की होती है पूर्व संक्रियात्मक, जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, आपकी मूर्त संक्रियात्मक होती है 7 से 12 और औपचारिक संक्रिया अवस्था होती है 12 से 16। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया आपको ईयर से रिलेटेड कि कौन से कितने साल का तब बच्चा होता है। ठीक है, तो इस चैप्टर को भी अच्छे से पढ़ना, ये भी आपका इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, विकास की ओर बढ़ता है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, सामान्य से विशिष्ट, विशिष्ट से सामान्य, जटिल से कठिन या फिर साधारण से आसान। तो विकास से किसकी ओर बढ़ता है? ये बढ़ता है आपका सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ता है आपकी विकास। ठीक है, एक्सप्लेनेशन देखो यहाँ पे, विकास सामान्य क्या होता है? विशिष्ट की ओर बढ़ता है सामान्य से। उदाहरण, नवजात शिशु अपने शरीर के किसी एक अंग का संचालन करने से पहले क्या करता है? आपने नोटिस किया होगा, अपने शरीर का संचालन करता है। ठीक है, और किसी विशेष वस्तु की ओर इशारा करने से पहले अपने हाथों को सामान्य रूप से क्या करता है? वो चलाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, जब वयस्क सहयोग से सामंजस्य कर लेते हैं, जब जो वयस्क हैं वो सामंजस्य कर लेते हैं सहयोग से, तो वे बच्चे के वर्तमान स्तर के प्रदर्शन को संभावित क्षमता के स्तर के प्रदर्शन की तरफ प्रगति क्रम को सुगम बनाते हैं। इसको क्या कहा जाता है? समीप, सहभागी, सहयोगात्मक या फिर सहयोग देना। करेक्ट आंसर होगा इसका सहयोग देना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, स्कीमा में से देखो क्वेश्चन आगे, स्कीमा आपका इम्पोर्टेंट है। नवीन जानकारी को शामिल करने के लिए, कौन सी? नवीन जानकारी को शामिल करने के लिए वर्तमान स्कीमा, जिसको अवधारणा भी कहते हैं, में बदलाव की प्रक्रिया कहलाती है। अनुकूलन, समायोजन, आत्मसातकरण या फिर अहम केंद्रिता। करेक्ट आंसर होगा आपका समायोजन। इसका सॉल्यूशन देखो, क्लियर हो जाएगा आपको कि नवीन जानकारी को शामिल करने के लिए वर्तमान स्कीमा में बदलाव की प्रक्रिया क्या है? समायोजन कहलाती है। मतलब कि जब हमारे मानस पटल पर किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान को लेकर कोई भी स्कीमा अगर हमारे बन रहा है, ठीक है, तो उसमें बदलाव के लिए हमें अपने ज्ञान अनुभव के आधार पर उस स्कीमा में क्या करना होता है? समायोजन करना पड़ता है। तब जाकर हमारा स्कीमा में क्या होता है? चेंजेस होते हैं, परिवर्तन होते हैं। ठीक है,
6 क्वेश्चन आता है, मध्य बाल्यावस्था में भाषा डैश के बजाय डैश अधिक है। अहम केंद्रित, समाजीकृत, समाजीकृत अहम केंद्रित, जीववादी या समाजीकरण, या परिपक्व अपरिपक्वता। करेक्ट आंसर इज बी कि समाजीकरण। समाजीकृत के बजाय जो है अधिक किस में होती है, वो होती है आपकी अहम केंद्रित में। ठीक है, यहाँ देखो आप अपना सॉल्यूशन कि बालक सामाजिक नियम से प्रेरित होकर कार्य नहीं करता है, जबकि अपनी इच्छा के सामने दूसरे की इच्छा को भी स्वीकार नहीं करता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, बालक केंद्रित शिक्षा में शामिल है बच्चे के लिए हस्तपरक गतिविधियाँ, एक कोने में बैठना, प्रतिबंधित परिवेश में अधिगम, या वे गतिविधियाँ जिनमें खेल शामिल नहीं होते। करेक्ट आंसर इज हस्तपरक गतिविधियाँ। ठीक है, यहाँ पे देखो इसका सॉल्यूशन बहुत अच्छे से है, समझ भी आएगा आपको कि बालक की रुचि, प्रवृत्ति, क्षमता को हमें ध्यान में रखना है और उनको शिक्षा प्रदान करना है। तो और वही शिक्षा हमारी क्या कहलाती है, बाल केंद्रित शिक्षा कहलाती है। इसके बहुत सारे सिद्धांत हैं कि बालक को क्रियाशील रखकर शिक्षा प्रदान करें, बालक की शिक्षा उद्देश्य परक होनी चाहिए, बालक की योग्यता रुचि के अनुसार विषय वस्तु का ही चयन होना चाहिए, रचनात्मक जो कार्य हैं वो कैसे होने चाहिए, हस्तकला आदि के द्वारा शिक्षण दिया जाना चाहिए, और पाठ्यक्रम जो है छोटे छोटे हिस्सों में बांटकर शिक्षण दिया जाना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कक्षा अध्यापक ने राघव को अपनी कक्षा में कीबोर्ड पर स्वयं कार्य तैयार किया गया मधुर संगीत बजाते हुए देखा। कक्षा अध्यापक ने विचार किया कि राघव डैश की बुद्धि इसमें बहुत उच्च स्तरीय थी, स्थानिक, संगीत में, शारीरिक या फिर भाष्य। तो क्या बजाते देखा था, संगीत बजाते देखा था, तो इसका करेक्ट आंसर इज संगीत में। ठीक है, क्योंकि एग्जाम्पल देखो, गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत में यह संगीत्य बुद्धि है। क्यों? क्योंकि इस बुद्धि में पिच, तार तत्व जो होते हैं, लय होती है, उसको सही सही ढंग से प्रत्यक्षण करने की क्षमता शामिल होती है। इसमें संगीतीय सामर्थ्य, निपुणता विकसित करने की क्षमता भी सम्मिलित होती है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर इज इसका सी हो गया आपका। 9 नंबर का क्वेश्चन आता है, चलो 9 नंबर का यहाँ पे क्वेश्चन आता है आपका विद सॉल्यूशन कि जब एक शिक्षक यह समझता है कि स्वाभाविक रूप से लड़के गणित में और लड़कियाँ से अच्छे हैं, मीन्स गणित में जो है लड़के अच्छे हैं लड़कियाँ नहीं हैं, तो ये क्या दर्शाता है, तो साफ साफ आपको पता लग रहा होगा कि ये जेंडर पक्षपाती कर रहे हैं कि भाई लड़के को ही गणित आता है, लड़की को गणित आता ही नहीं है, अच्छे से नहीं आता। तो एक शिक्षक यह समझता है, ठीक है आ गया, यह लिंग रूढ़िवादिता दर्शाता है। शिक्षक को चाहिए कि वह बिना पक्षपात किए सभी को समान रूप से शिक्षण के अवसर उपलब्ध कराए। हमेशा ऐसा होना चाहिए कि जो टीचर है उसको क्या करना है, सभी को समान रूप से शिक्षण के अवसर उपलब्ध कराने हैं। ऐसा नहीं है कि लड़के मैथ्स में अच्छे हैं, लड़कियां भी भाई मैथ्स में अच्छी हो सकती हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 10। समावेशी शिक्षा मानती है कि हमें डैश को डैश के अनुरूप बदलता है। बच्चे, व्यवसाय, परिवेश, परिवार, व्यवस्था बच्चे, या फिर बच्चे परिवेश। करेक्ट आंसर इज व्यवस्था बच्चे। मतलब समावेशी शिक्षा मानती है कि हमें व्यवस्था को बच्चे के अनुरूप बदलना चाहिए। ठीक है, कि हमें व्यवस्था चेंज करनी चाहिए लेकिन बच्चे के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, बच्चे में ज्ञान की रचना करने और अर्थ का निर्माण करने की क्षमता होती है। इस प्रक्षेप्य में एक शिक्षक की क्या भूमिका है? तालमेल बिठाने वाले की, संप्रेषण व्याख्याता की, सुगमकर्ता की, या फिर निर्देशक की? करेक्ट आंसर इज सुगमकर्ता की। ठीक है, एग्जाम्पल देखो इसका, सॉल्यूशन देखो।
बच्चे में ज्ञान की रचना करने और अर्थ का निर्माण करने की क्षमता विकसित करने के लिए शिक्षक को सुगमकर्ता की भूमिका अदा करनी चाहिए। क्यों? जिससे जो बालक है उनके संपर्क में रहकर अपनी समस्या को बिना संकोच के उससे क्या है कह सके, किससे? टीचर से अपनी। उसके बाद आता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा विशेषता प्रतिभाशाली बच्चे की नहीं है? उच्चतर श्रेणी की मानसिक प्रक्रिया, उच्चतर श्रेणी जो है वो प्रतिभाशाली की होती है। उच्चतम आत्मा भी। निम्न औसत मानसिक प्रक्रिया नहीं होती है। अंतर्दृष्टियात्मक समस्या का समाधान भी ये कर लेते हैं, तो नहीं है। तो करेक्ट आंसर इसका होगा आपका सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 13। कॉलबर्ग के सिद्धांत के पूर्व परंपरागत स्तर के अनुसार नैतिक निर्णय लेते समय एक व्यक्ति निम्न में से किस तरफ प्रवृत्त होगा? अंतर्निहित संभावित दंड की ओर, व्यक्तिगत आवश्यकता की ओर, पूर्व परंपरागत स्तर की बात चल रही है यहाँ पे। थर्ड ऑप्शन आता है व्यक्तिगत मूल्य, फोर्थ ऑप्शन आता है पारिवारिक अपेक्षाएं। तो करेक्ट आंसर इसका होगा आपका ए ऑप्शन। ठीक है, इसका यहाँ पे सॉल्यूशन है। देखो कि कोहलबर्ग के सिद्धांत के जो पूर्व परंपरागत स्तर के अनुसार इस स्तर पर जो बालक है उसके नैतिक विकास के 3 सोपान के अंतर्गत होता है। फर्स्ट चीज़ आता है आत्म केंद्रित निर्णय। इसमें क्या होता है कि इसमें बालक अपनी इच्छा और अनिच्छित अथवा मतलब कि पसंद और नापसंद से हटकर किसी भी नियम की परवाह नहीं करते। ठीक है। सेकंड आता है दंड तथा आज्ञा पालन अभिमुखता। इसमें क्या होता है, इसमें जो व्यक्ति है वो व्यवहार दंड आज्ञा पालन से निर्धारित संचालित होता है। और नेक्स्ट चीज़ आपका थर्ड आता है यांत्रिक सापेक्षिक अभिमुखत। इसमें क्या होता है कि इस स्तर पर बालक मानते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति को स्वयं देखना होता है। कोई भी व्यक्ति केवल उन व्यक्तियों के प्रति उत्तरदायित्व होता है जो उसकी सहायता करते हैं। ठीक है, तो करेक्ट आंसर इज ए इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 14 कि शिक्षार्थी की व्यक्तित्व विभिन्नता के संबंध में शिक्षिका को क्या चाहिए व्यक्तित्व विभिन्नता के संबंध में? फर्स्ट ऑप्शन है विविध प्रकार की अधिगम परिस्थिति को उपलब्ध कराना, निगमनात्मक पद्धति के आधार पर समस्या का समाधान करना, कलन विधि मतलब एल्गोरिथम का अधिगम प्रयोग करना, या फिर बाद करने के लिए शिक्षार्थी को तथ्य उपलब्ध कराना। तो करेक्ट आंसर होगा इसका ए ऑप्शन कि विविध प्रकार की अधिगम परिस्थिति को क्या कराना, उपलब्ध कराना। ठीक है, सॉल्यूशन देखो यहाँ पे कि व्यक्तिगत विभिन्नता वाले कक्षा में जो अध्यापक होते हैं वो विभिन्न प्रकार के अधिगम परिस्थिति को उपलब्ध कराना उनको चाहिए। क्यों कराना चाहिए? क्योंकि बालक की बुद्धि, रुचि, योग्यता आदि के अनुरूप विकास के अवसर उनको मिलने पर ही वो क्या करते हैं, उनका सर्वोत्तम विकास के स्तर को प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका डी ऑप्शन आता है निम्न में से कौन सा बालक विकास का एक सिद्धांत नहीं है? किसका? बालक के विकास का। सभी विकास एक क्रम का पालन करते हैं। विकास के सभी क्षेत्र महत्वपूर्ण होते हैं भाई इंपॉर्टेंट। सभी विकास परिपक्वन तथा अनुभव की अंत्यक्रिया का परिणाम है, ये भी करेक्ट है। सभी विकास तथा अधिगम एक समान गति से आगे बढ़ते हैं, तो ये करेक्ट आंसर नहीं है कि विकास और जो तुम्हारा सीखना है वो समान गति से आगे नहीं बढ़ते। ठीक है, तो यहाँ देखो क्योंकि जो अधिगम है वो व्यवहार में उत्तरोत्तर अनुकूलन की एक प्रक्रिया है, जबकि जो विकास है वो वृद्धि के फलस्वरूप शरीर के विभिन्न अंगों में आए परिवर्तनों के संगठन से है। तो इस तरीके से कह सकते हैं कि ये एक समान गति से आगे नहीं बढ़ते। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा 16 नंबर का क्वेश्चन है कि कौन सा आकलन करने का सबसे अच्छा तरीका है सॉरी आकलन सत्र की समाप्ति करना चाहिए कि जो आकलन है वो हमें तब करना चाहिए कि तब हमारे सत्र की समाप्ति हो, या फिर आकलन शिक्षण अधिगम में अंतर्निहित प्रक्रिया है, या फिर आकलन एक शैक्षिक सत्र में 2 बार करना चाहिए शुरू और एंड में,
या आकलन शिक्षक के द्वारा नहीं बल्कि किसी बाह्य एजेंसी के द्वारा करना चाहिए। तो करेक्ट आंसर इसका होगा आपका बी ऑप्शन कि आकलन जो है वो शिक्षण अधिगम में अंतर्निहित एक क्या है, प्रक्रिया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इसमें 17 क्वेश्चन इज निम्नलिखित में से कौन सा सृजनात्मकता से संबंधित है? अपसारी, संवेगात्मक, अभिसारी या अहमवादी चिंतन। ये मैंने आपको थ्योरी में भी कराया है। तो सृजनात्मकता से कौन सा होता है आपका? अपसारी चिंतन होता है। करेक्ट आंसर इज अपसारी चिंतन। इसका सॉल्यूशन भी देख लो, थोड़ा क्लियर हो जाएगा। इस चिंतन के अंदर व्यक्ति कुछ ना कुछ तथ्य जो दिए हुए हैं उनमें अपनी ओर से एक तथ्य जोड़कर निष्कर्ष निकाला जाता है। जैसे कि जली माचिस से भी लोग तरह तरह के होम डेकोरेट बना देते हैं। ठीक है, तो ये आता है अपसारी चिंतन के अंतर्गत। क्योंकि जो आपका सृजनात्मकता है ये होता है क्रिएटिविटी। जो इंसान होता है, व्यक्ति होता है, स्टूडेंट होता है, तो उसके अंदर अपसारी चिंतन होता है क्योंकि वो किसी न किसी चीज़ से नई चीज़ निकालने का ट्राई करता है, नया नया सोचता है कि हाँ भाई इस चीज़ से हम इसका निर्माण कर सकते हैं। ठीक है, 18 नंबर का क्वेश्चन आता है आपका 18 नंबर का क्वेश्चन है बच्चों के बारे में निम्नलिखित में से किस कथन से वाइगॉत्स्की सहमत होते हैं? बच्चे समवयस्क को वयस्क के साथ सामाजिक अंतःक्रिया के माध्यम से सीखता है कि जो बच्चा है वो समवयस्क और वयस्क के साथ जो उनका सामाजिक अंतःक्रिया है उसके माध्यम से सीखता है। कौन? वाइगॉत्स्की जो कह रहे हैं। बच्चे तब सीखते हैं जब उनमें आकर्षण पुरस्कार निर्धारित किए जाएं। बच्चों के चिंतन को तब समझा जा सकता है जब प्रयोगशाला में पशुओं का प्रयोग किया जाए, या फिर बच्चे जन्म से शैतान होते हैं, उन्हें दंड देकर नियंत्रित किया जाता है। तो करेक्ट आंसर इसका होगा आपका ए ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 19 बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 19 बच्चे क्या है? जिज्ञासा प्राणी होते हैं जो अपने चारों ओर के जगत को खोजने के लिए तर्क और क्षमताओं का उपयोग करते हैं। या फिर चिंतन में वयस्क की भांति होते हैं। चिंतन में किसके? वयस्क की भांति होते हैं। जो वे बड़े होते हैं चिंतन उनके गुणात्मक वृद्धि करते हैं। या फिर रिते बर्तन के समान होते हैं जिसमें बड़ों के द्वारा दिया गया ज्ञान भरा होता है। या फिर निष्क्रिय जीव होते हैं जो प्रदत्त सूचना को जो का त्यों प्रतिलिपित के रूप में प्रस्तुत करते हैं। तो करेक्ट आंसर इज़ क्या है? ये एक तरह से जिज्ञासु प्राणी होते हैं। ठीक है, अपने तर्क और क्षमता का क्या करते हैं? उपयोग करते हैं और अपने चारों ओर के जगत को खोजने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 20 नंबर का क्वेश्चन है बच्चों की त्रुटि के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? असावधानी के कारण बच्चे त्रुटि करते हैं। बच्चे की त्रुटि उनके सीखने की प्रक्रिया का एक अंग है। बच्चे तब त्रुटि करते हैं जब शिक्षक सौभ्य उन्हें करने पर दंड ना देना हो। या फिर बच्चे की त्रुटि शिक्षक के लिए महत्वहीन है और उसे चाहिए कि उन्हें डांट दें और उन पर अधिक ध्यान ना दें। करेक्ट आंसर इसका यही होगा आपका कि ये क्या है? बच्चे की जो त्रुटि है उनके सीखने की प्रक्रिया का एक अंग है कि तब हम कुछ चीज़ सीखेंगे तो हम क्या है? गलती भी करेंगे। तो ये एक तरह से अभिनव अंग है। जैसे फॉर एग्जाम्पल में थॉर्नडाइक ने सीखने का प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत दिया है, जिसके अनुसार बच्चे त्रुटि करते हैं जब बार बार प्रयास करके त्रुटि की संख्या कम व समाप्त करने का प्रयास करते हैं। तो यह स्थिति प्रयास त्रुटि सिद्धांत या सीखना कहलाती है। इसलिए बच्चों की त्रुटि उनके सीखने की प्रक्रिया का एक अंग मानी जाती है। कहने का मतलब यही है कि त्रुटि करेंगे देन बार बार उसी चीज़ को करेंगे तो क्या है? एक दिन वो सफल भी हो जाएंगे और उनकी त्रुटियां कम हो जाएंगी। 21 नंबर का क्वेश्चन आता है आपका अध्यापक को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उसकी कक्षा के सभी शिक्षार्थी अपने आप को स्वीकृत और सम्मानित समझें। ठीक है, इसके लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए कि वह कड़े नियम बनाए। कड़े नियम तो नहीं बनाने, ना दंड देना।
वंचित पृष्ठभूमि से आने वाले बच्चों को तिरस्कार करें, तिरस्कार भी नहीं करना चाहिए। उन शिक्षार्थियों का पता लगाएं जो अच्छी अंग्रेजी बोल सकते हैं, सपन घरों से हैं, उन्हें आदर्श रूप से प्रस्तुत किया जाए। ऐसा थोड़ी ना कि सिर्फ जो अच्छी तरीके से इंग्लिश बोलते हैं उन्हीं को भैया ढूंढें। या फिर अपने शिक्षार्थी की सामाजिक संस्कृति पृष्ठभूमि की जानकारी प्राप्त करें और कक्षा में विविध मतों को प्रोत्साहित करें। तो करेक्ट आंसर इज इसका होगा आपका डी ऑप्शन। 22 नंबर का क्वेश्चन आता है आपका कि सुरेश सामान्य रूप से एक शांत कमरे में अकेला पढ़ना चाहता है, लेकिन मदन एक समूह में अपने मित्र के साथ पढ़ता है। तो दोनों में क्या है, यह उनके डैश में विभिन्नता के कारण है। मूल्य, अधिगम शैली, अधिगम क्षमता या परावर्तकता स्तर। करेक्ट आंसर इज इसका सी ऑप्शन रहेगा। यहाँ पे इसका सॉल्यूशन देखो, इससे क्लियर हो जाएगा आपको। ठीक है, कि व्यक्तिगत विभिन्नता के कारण प्रत्येक व्यक्ति के जो रुचि होती है, मनोवृत्ति, अवधान, अधिशैली, विचार, बुद्धि, चिंतन स्तर आदि में क्या होता है, डिफरेंसेस पाए जाते हैं, अंतर पाए जाते हैं। इसलिए कोई भी व्यक्ति शांत वातावरण में पढ़ना चाहता है और कोई क्या होता है, कोई समूह में पढ़ना चाहता है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं दोनों प्रकार के व्यक्ति की अधिगम शैली में क्या है, अंतर है। ठीक है, नेक्स्ट 23 क्वेश्चन आता है हमारा, भारत में भाषिक विभिन्नता बहुत है। इस संदर्भ में विशेषकर कक्षा 1 और 2 प्राथमिक स्तर पर बहुभाषिक कक्षा के बारे में सर्वथा उपयुक्त कथन है। फर्स्ट ऑप्शन इस शिक्षार्थी जो है को अपनी मातृभाषा स्थानीय भाषा का प्रयोग करने पर दंडित किया जाए। नहीं भाई, दंड तो नहीं किया जाना चाहिए। विद्यालय में उन्हीं बच्चों को प्रवेश दिया जाए जिनकी मातृभाषा वही है जो शिक्षा के लिए अपनाई गई है। ऐसा भी नहीं होना चाहिए भाई। नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट इज शिक्षक को सभी भाषा का सम्मान करना चाहिए और सभी भाषाओं में अभिव्यक्त के लिए बच्चों को प्रोत्साहित करना चाहिए। ये हो सकता है बच्चे कक्ष में मातृभाषा का उपयोग करते हैं और अध्यापक को उनकी उपेक्षा करनी चाहिए। तो करेक्ट आंसर इज इसका होगा सी ऑप्शन। ठीक है, अब सी ऑप्शन क्यों होगा देख लो एक बार, थोड़ा क्लियर हो जाएगा कि ऐसी परिस्थिति में शिक्षक को एक ऐसी शिक्षण विधि प्रक्रिया का निर्माण करना चाहिए जिसमें बच्चे सहजता से सीख सकें और अपने भाव विचार को अपनी भाषा में अभिव्यक्त कर सकें। इसलिए इसका करेक्ट आंसर इज सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, प्रकृति पोषण विवाद में प्रकृति से क्या मतलब है? हमारे आसपास का वातावरण, जैविक विशिष्टताएं व वंशानुक्रम सूचनाएं, एक व्यक्ति की मूल वृत्ति या फिर भौतिक और सामाजिक संसार की जटिल शक्तियाँ। तो प्रकृति पोषण विवाद में जो प्रकृति है वो क्या है? तो वो है आपकी जैविक विशिष्टताएं या फिर वंशानुक्रम सूचनाएं। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा इसका। यहाँ देखो सॉल्यूशन कि जो प्रकृति पोषण विवाद को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, नेचर वर्सेस नेचर्स कहा जाता है। और इसका जो प्रयोग है वो व्यक्ति के जन्मजात सहगुण, स्वभाव, प्रकृति और उसके परिवेश, पालन पोषण के दौरान मिलने वाला जो उनको पर्यावरण होता है और माहौल के प्रभाव के द्वारा विकसित व्यवहार के लक्षण को आपसी संपूर्णता और विरोध भाषा का विवेचन किया इसमें जाता है। ठीक है, 25 क्वेश्चन आता है आपका, जनसंचार माध्यम समाजीकरण एक महत्वपूर्ण माध्यम बनता जा रहा है और नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा सबसे उपयुक्त है? कि जो आपका जनसंचार माध्यम है वो क्या बनता जा रहा है, एक समाजीकरण माध्यम बनता जा रहा है। तो इसमें सबसे उपयुक्त बेस्ट क्या है? संचार जो है वो माध्यम पदार्थ के विज्ञान और विक्रिय एक अच्छा माध्यम है। समाजीकरण केवल माता पिता और परिवार के द्वारा किया जाता है, तो रॉन्ग। जनसंचार माध्यम की पहुंच बढ़ रही है और जनसंचार माध्यम अभिव्यक्ति मूल्य विश्वासों को प्रभावित करता है, करेक्ट हो सकता है। और बच्चे संचार माध्यम के साथ प्रत्यक्ष रूप से अंतर्क्रिया नहीं कर सकते हैं भाई। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो ये है, सी ऑप्शन। ठीक है,
26 नंबर का क्वेश्चन आता है आपका कि बच्चे किस प्रकार से सीखते हैं, नीचे दिए गए कथन में कौन सा प्रश्न के विषय में सही नहीं है। बच्चे केवल कक्षा में सीखते हैं। बच्चे तब सीखते हैं जब वे संज्ञानात्मक रूप से तैयार हों। बच्चे अनेक प्रकार से सीखते हैं, या बच्चे सीखते हैं क्योंकि वे स्वाभाविक रूप से प्रेरित होते हैं। तो करेक्ट आंसर इसका होगा ए ऑप्शन, क्योंकि क्वेश्चन में कहा है नहीं। तो बच्चे केवल कक्षा में सीखते हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं है भाई कि बच्चे केवल कक्षा में सीखे। बच्चा हर जगह सीख सकता है कुछ ना कुछ, ठीक है। तो ये इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट ऑप्शन आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, प्राथमिक विद्यालय का जो शिक्षक को अपने शिक्षालय को अभिप्रेरित करने के लिए शिक्षार्थी को, मीन्स प्राथमिक विद्यालय है, उसमें एक टीचर है जो अपने शिक्षार्थी स्टूडेंट को अभिप्रेरित करने के लिए कौन सी रणनीति को अपनाएगा। प्रत्येक शिक्षार्थी में अंक लगाने के लिए स्पर्धा को प्रोत्साहित करना, प्रत्येक गतिविधि के प्रेरक के रूप में प्रोत्साहन पुरस्कार दंड का उपयोग करना, बच्चे को उनकी रुचि के अनुसार अपने लक्ष्य निर्धारित करने और उन्हें पाने के लिए उद्यम में सहायता करना। तो ये तो भाई सही है कि लक्ष्य को निर्धारित करने में और उसको पाने में क्या है, सहायता करना, जो भी उसका इंटरेस्ट है जिस चीज़ में। डी ऑप्शन, पूरी कक्षा के लिए मानक लक्ष्य निर्धारित करना और उनकी उपलब्धि के आकलन के लिए कठोर मानदंड निर्धारित करना। तो कठोर तो करने ही नहीं है, तो करेक्ट आंसर इज इसका सी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। आपका डी ऑप्शन, आपका 28 क्वेश्चन आता है, समाजीकरण एक प्रमुख कारक है परिवार का, आनुवंशिक का, कंप्यूटर का या फिर राजनीतिक दल का। तो समाजीकरण का एक प्रमुख कारक है, तो इसका होगा करेक्ट आंसर इज परिवार। क्या होगा, परिवार, ठीक है। इसका यहाँ पे परिवार होगा। 29 नंबर का क्वेश्चन आता है, बच्चों को समूह में कार्य देना एक प्रभावी शिक्षण रणनीति है, क्योंकि इसमें जो शिक्षक है, शिक्षक का काम कम हो जाता है, या फिर छोटे समूह में कुछ बच्चों को दूसरे बच्चों पर हावी होने की अनुमति होती है, या सीखने की प्रक्रिया में बच्चे एक दूसरे से सीखते हैं, परस्पर सहायता भी करते हैं और बच्चे अपना काम जल्दी से समर्थ कर लेते हैं। तो करेक्ट आंसर इज इसका होगा आपका सी ऑप्शन, ठीक है। क्योंकि बच्चे जो हैं समूह में तब कार्य करेंगे तो वो एक दूसरे से सीखेंगे भी और एक दूसरे की परस्पर हेल्प भी करेंगे। नाउ लास्ट क्वेश्चन आता है आपका, देखो इस वाले पेपर में भी आपका अधिगम अक्षमता से क्वेश्चन है कि एक औसत बुद्धि वाला बच्चा यदि भाषा को पढ़ने और समझने में क्या कर रहा है, कठिनाई कर रहा है, तो ये किसकी ओर कौन सा लक्षण है जिसकी ओर प्रदर्शित करता है। डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया, डिस्कैल्कुलिया, गति में डिस्प्रेक्सिया। तो पढ़ने में, पढ़ने का मतलब है आपका, पढ़ने का हो गया आपका करेक्ट आंसर इज डिसलेक्सिया, ठीक है, पठन अक्षमता वाले। ओके, इसमें क्या होता है, इसमें पठन में मिस्टेक करता है, जैसे कि नाम को क्या करता है, मान पढ़ता है, मतलब मैं स्टार्टिंग में ला दिया और न लास्ट में ला दिया, ऐसे करते हैं। सा को वाज पढ़ता है या वाज को सा पढ़ता है, तो ये मिस्टेक करता है ये, ठीक है। तो यहाँ आपकी क्लास होती है ओवर। नाउ नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। आपका नेक्स्ट जो आपका सीटेड प्रीवियस पेपर है उसको हम सॉल्व करेंगे CDP की क्लास 1st to 5th के लिए। जिसको भी क्लास पसंद आए वो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।